हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत फोर्थ जो पिछले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो फोर्थ अपन ने कर लिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आज अपन स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले भी देखो मैंने बहुत सारे अच्छे जो भी अपने जो बुक के अंदर एक्सरसाइज होती हैं, जो भी अपन प्रयोग वगैरह करते हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर बुक में नहीं दिए हुए होते हैं, वो प्रैक्टिकली अपन को समझ के सॉल्व करने होते हैं। उनके सारे मैंने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पहले बताए हैं। और अब अपन जो भी लेसन होता है उसके पीछे वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन अपने हो गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले समीकरण लिखना है और फिर उसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने वाला मैंने आपको अच्छे से बताया था, बहुत ईजी है संतुलित करने का। सबसे पहले क्या है, जो लिखा हुआ होता है वो अपने को समझने होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने को पता है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें दानेदार जिंक डालो, दानेदार नाम आते ही अपने को रहना चाहिए कि ये सॉलिड होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ZnSO H2SO4। अब अपने को पता है जो Zn होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये क्या करता है, इसको प्रतिस्थापित कर देता है, इसकी जगह ये खुद आ जाता है। तो बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट बन गया। और जो हाइड्रोजन होती है वो गैस मुक्त हो जाती है। और हाइड्रोजन गैस के बारे में क्या स्पेशलिटी है कि ये जो होती है पॉप की ध्वनि करती है जलती हुई मोमबत्ती के साथ। सेकंड है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने को पता है HCl होता है। और मैग्नीशियम की पट्टी के साथ, तो ये मैग्नीशियम हो गया, ये HCl हो गया। अब अपने को क्या पता है, मैग्नीशियम जो होता है वो भी हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। अब वैसे ही H2SO4 का एल्यूमिनियम के साथ H2SO4 की है, और फेरस की अर्थात लोहे की रेतन की फेरस की भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है। अब देखो ये वाला जो सूत्र लिखा हुआ बड़ा सा, ये कैसे है, इसमें देखो अपने को पता है जो एल्यूमिनियम होता है वो +3 होता है और जो SO4 होता है वो -2 होता है। अब ये सूत्र कैसे बन गया, अपने को पता है जो एल्यूमिनियम हो वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा, ये H2 है इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए अपन पहले सूत्र लिख देते हैं पूरा। ये दोनों अपन ने लिख दिए, ये ऊपर वाले अभी नहीं लिखने हैं, इसको अपन लगाते हैं। जो ये क्रॉस में जाते हैं, इसकी है वो इसके क्रॉस में चला जाएगा, इसकी वो इसके क्रॉस में चला जाएगा, तो इसके क्रॉस में जो इसकी है वो इसके क्रॉस में यहाँ आ जाएगा, तो Al2 हो गया। अब जो ये है वो इधर आ जाएगा, तो अपन 4 और 3 एक साथ हो जाएगा, इसका ब्रैकेट लगा के अपन लिख लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये हो गया FeCl2 हो गया और ये H2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। इसको एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कोर्क पर 2 कीले लगाकर कोर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। अब किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के 2 टर्मिनलों के साथ एक बल्ब और स्विच के माध्यम से जोड़ेंगे। अब अपन पता करेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो जो भी हाइड्रोजन आयन देते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बीकर को थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया में H2SO4 के साथ दोहराइए। अब HCl के साथ करेंगे एक बार, फिर H2SO4 के साथ करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, अब ये एक मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन तो इनमें होते हैं, इनमें हाइड्रोजन होते हैं, बट जो OH की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए क्षारीय माध्यम ही बनाते हैं। H तो आयन बहुत कम होते हैं, इसलिए वो अपनी स्पेशलिटी अर्थात अपनी अम्लता का गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, और ये ज़्यादा होते हैं इसलिए ये क्षारीय कहलाते हैं। ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता, क्योंकि ये आयन H आयन नहीं बनाता, या फिर बनाते हैं तो बहुत कम बनाते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल होता है। आश्रित जल जो होता है वो शुद्ध जल होता है, इसीलिए इसको विद्युत का चालन इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें H आयन जो भी आयन्स होते हैं वो नहीं होते। क्योंकि विद्युत के चालन की आयनों की अगर विद्युत का चालन अगर चाहिए तो इसमें आयन चाहिए, OH आयन, H आयन, कुछ भी हो आयन होने चाहिए, तभी विद्युत का चालन होता है, जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसे अम्लीय बना
देते हैं। अम्लीय होने के कारण एच आयन उत्पन्न होते हैं और ये विद्युत का चालन कर पाते हैं। कौन? वर्षा का जल। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय कैसे होगा? आपने को पता है, कोई भी अम्ल होता है या सार होता है, उसको जल में घोलने के बाद ही वो अम्लीयता और क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है। और कोई भी अम्ल हो, उसको विलयन बनाने के से पहले अपन को अम्लीय या क्षारीय का पता चलेगा कि कितना अम्लीय कितना क्षारीय है। तो क्या करते हैं, अम्ल को अपने जल के साथ घोल के विलयन बनाते हैं, तभी उनमें जो एच आयन होते हैं वो जल में घुल जाते हैं और अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। 5 विलयन यहाँ दे रखे हैं, देखो इधर ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक की जांच की तो pH 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन है? अब देखो आराम से पता लग रहा है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। 7 जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, ये रहा D, ये उदासीन होगा बस। जो 7 से कम है वो सारे अम्लीय होंगे। 4, 1 ये अम्लीय होंगे, और जो 7 से ज़्यादा है ये दोनों ये होंगे क्षारीय। तो देखो ये क्षारीय हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों हो गए अपने क्षारीय। अब पता लगाना है कि प्रबल कौन सा होगा और दुर्बल कौन सा होगा। जो भी जिसमें एच आयन की सांद्रता अधिक होगी वो उतना ही प्रबल होगा, और जिसमें एच आयन कम होंगे वो दुर्बल होते हैं। अब देखो अपन ये देखते हैं कि 7 हो गया बीच में pH स्केल के, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो 0, 1, 2 ये होंगे, ये प्रबल होते हैं। ये इसमें अम्लीयता सबसे ज़्यादा ऐसे जाते हैं तो प्रबलता बढ़ती है, इनकी प्रबलता बढ़ती है। और 7 पे आने वो धीरे धीरे प्रबलता कम होते हुए वो उदासीन हो जाता है, और फिर इधर जाने पर क्षारीयता के गुण बढ़ते हैं। तो बोले कि सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा? तो जो 14 होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, और अम्लीय सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो जो 1 होगा और 2 होगा वो ज़्यादा अम्लीय प्रबल अम्लीय होगा। जो 11 है वो प्रबल अम्लीय है, प्रबल क्षारीय है, क्योंकि 11 है 7 से ज़्यादा है। और ये 4 दुर्बल अम्ल है, और 1 जो है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। जो 9 है वो दुर्बल क्षार है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था pH स्केल के बारे में। ये 7 है, इधर जाएंगे तो क्षारीय बढ़ेगी, क्षारीयता बढ़ेगी। आगे है ये 6, इधर 0, 1, और इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। लेफ्ट साइड में जाने से अम्लीयता बढ़ती है, राइट साइड में जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। और ये तो उदासीन है। अब 6 बोले, 6 क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। 1 क्या होगा? जो 1 होगा वो प्रबल क्षार होगा। 3 क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। 1 प्रबल अम्ल होगा, और 3 भी प्रबल अम्ल होगा। जो 11 होगा वो जो 14 होगा ये दुर्बल क्षार होगा, ये प्रबल क्षार होगा। अब देखो जो अपन ने अभी सारणी बनाई थी, अब ये बोलते हैं कि एच आयन की सांद्रता जो 1, 2, 3 ऐसे लिखे हुए होते, तो एच आयन में एच जो 1, 2 ये होते हैं, इनमें प्रबल अम्ल इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एच आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। अब परख नली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक एसिड अर्थात CH3COOH डालिए। फिर सब ज़्यादा अधिक बुदबुदाहट किसमें होती है और क्यों होती है? देखो अपन देखते हैं कि जो परख नली ए होती है उसमें ज़्यादा बुदबुदाहट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है। ये होती है प्रबलता की पहचान। जो ज़्यादा प्रबल होगा उसमें बुदबुदाहट ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। तभी तो बोलते हैं कि अम्ल के अंदर पानी डालना चाहिए, पानी के अंदर अम्ल कभी भी नहीं डालना चाहिए। ताजे दूध में pH का मान 6 होता है। और ये मैं आपको बता दूँ एक कि जो भी सूत्र वाले होते हैं H2 HCl H2SO4 HNO3 ये सारे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। और जो भी फ्रूट में पाए जाते हैं, जो भी सब्जियों में पाए जाते हैं, जो भी कुछ ऐसे होते हैं खाने, वो एसिटिक एसिड है, सिरका है, ये सारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ताजे दूध में pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होता है? अपना उत्तर बताइए। जो ताज़ा दूध होता है उसकी pH की मान 6 होती है। दही बनने के बाद जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है अपने को पता है, इसीलिए दही के pH का मान 6 से कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 7 होता है, इधर 6 होता है, 5, 4, 3 ये कम होगा, तभी तो वो अम्लीय बना और दूध से दही में परिवर्तन इसमें होगा।
क्योंकि अम्लता बढ़ेगी तभी वो दही बनेगा, अर्थात दही में अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। तो अम्ल कैसे बनेगा, सारे धीरे धीरे उदासीनता से धीरे धीरे अम्लता की ओर जाएगा, तब वो दूध से दही में परिवर्तन इसका हो जाता है। और 6 से उसकी धीरे धीरे पीएच कम होने लगती है। 6 भी अम्लीय है, बट ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। और जो ये होता है ये प्रबल अम्ल, धीरे धीरे इसकी प्रबलता बढ़ती है, तब वो दही बन जाता। अब लैक्टिक अम्ल बोले, लैक्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल कहलाता है। और जो प्रबलता धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसे नहीं कि 3 या 4 2 तक पहुंच जाए, 5 या 4 इतने ही इनकी रहती है, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है, ये कोई प्रबल अम्ल नहीं है। बस 6 से थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे 5 हो जाएगी, जैसे 4 मुश्किल से, या 5 6 से 5 हो जाती है, अर्थात एक पीएच का मान कम हो जाता है दही बनने पर।